ओके, तो बच्चों अगर एक बार हम डायपोल का क्विक रिकैप लें तो क्या कुछ था बच्चों उसमें। सबसे पहले तो बेसिक डायपोल की डेफिनेशन है ना, कि कैसे वो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। डायपोल मोमेंट कैसे हमने डिफाइन की हुई है, ठीक है ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस, उसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो फिर हमने उसके बेसिस पे डायपोल के कारण अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड और अलग अलग पॉइंट्स पे पोटेंशियल ये निकाला, राइट। और फिर हमने बाद में ये बात की कि अगर हम एक एक्सटर्नल फील्ड में डायपोल को रखते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में, तो कैसे एक डायपोल पे फोर्स 0 हो जाती है और उस पे जो टॉर्क है वो P क्रॉस E बन जाती है। और टॉर्क क्या कोशिश करती है, टॉर्क ये कोशिश करती है कि डायपोल को फील्ड के अलोंग अलाइन कर दे, राइट। क्लियर एवरीवन? ओके, तो हम लास्ट टाइम बच्चों ये बात कर रहे थे कि हम डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइन करें। तो यूजिंग द डेफिनेशन कि भाई पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी इज एक सिस्टम को बनाने का वर्क डन। तो उसके हिसाब से बच्चों हमें सोचना था कि क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। बताओ मुझे बच्चों। थिंक बच्चों, ऐसे सोचो, आपको इन्फिनिटी से ये दो चार्जेस लेके आने हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को। ओके, लेट्स थिंक ऑफ इट दिस वे। बच्चे ऐसे सोचो, मान लो हम पहले इन्फिनिटी से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों को एक ही जगह पे ले आए, ठीक है। इसमें कितना वर्क डन करना पड़ा। एक ही जगह पे पहले नेगेटिव चार्ज को ले आए और फिर इसी जगह पे पॉजिटिव चार्ज को ले आए, इसमें कितना वर्क डन करना पड़ा। ये तो आसान है, बताओ। जीरो, है ना, ऑब्वियसली। जितना नेगेटिव के लिए करना पड़ेगा उतना ही उसका उल्टा पॉजिटिव के लिए करना पड़ेगा। तो ये तो जीरो हो गया। इसमें कोई डाउट बच्चों किसी को कि जीरो होगा ये। राइट, ओके। अब हम उसके बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज है,
जस्ट इमेजिन कि उसको हमने ये 2a डिस्टेंस से मूव किया एट एन एंगल थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है ही। तो इसमें कितना वर्क डन हो गया? चाहे नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, चाहे पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कह दो। बोलो बच्चों, क्या बोलोगे? गुड साहिल, क्या लिखा है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। नेगेटिव क्यू ई इंटू 2a कॉस थीटा। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा बच्चों, जस्ट दैट यू आर नॉट कंफ्यूज, प्लीज स्पेसिफाई कर लो। जब हम कहते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, इसका मतलब ये नहीं है कि जो दोनों चार्जेस की आपस की पोटेंशियल एनर्जी, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, नॉट जो आपस की इंटरेक्शन है उसके कारण। समझ गए बच्चों? तो ये टर्म समझ आती है बच्चों कैसे लिखी? कि U इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने कैसे किया बच्चों? टैक्टफुली, कि हमने कहा पहले तो दोनों चार्जेस को एक ही जगह ले आओ, इसमें तो वर्क डन 0 हो गया, और फिर एक चार्ज को हमने एक्स्ट्रा मूव करवाया, बस उसका वर्क डन लिख दिया हमने, राइट? और आप देख सकते हो कि इसमें मैंने जो नेगेटिव चार्ज था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं इंक्लूड किया, मैं सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड के वर्क डन की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसी के कारण हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? तो इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो आप देख सकते हो कि ये टर्म क्या बन गई? U इज माइनस P डॉट। ठीक है ना? तो दो मतलब मेजर हम टर्म्स यहाँ पे याद रखते हैं। सिंपल सिंपल तरीका याद रखने का कि भाई एक केस में क्रॉस प्रोडक्ट आता है, एक केस में डॉट प्रोडक्ट आता है। तो टॉर्क में क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, पोटेंशियल एनर्जी में डॉट प्रोडक्ट आ गया, बट ये याद रखना है कि यहाँ माइनस साइन दिया आता है। समझ आ गया बच्चों? तो यू विल गेट क्वेश्चंस लाइक कि भाई एक डायपोल को पहले हमने एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा हुआ था, फिर हमने उसको उससे थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो कितना वर्क डन करना पड़ा? तो वर्क डन कैसे निकलेगा किसी भी सिचुएशन में?
तो बस वो डेल्टा यू करके आप वर्क डन निकाल सकते हो। जो भी दो अलग अलग पोजीशंस दी होंगी उन दोनों पोजीशंस के लिए आप डेल्टा यू निकाल लोगे और उससे निकल आएगा वर्क डन। क्लियर एवरीवन? हाँ बच्चों क्लियर? अब बच्चों हमने जब पोटेंशियल एनर्जी भी लिख ली तो यहां से बच्चों अब 11th क्लास का याद करके मुझे बताओ कि मतलब जैसे हम 11th में बात करते थे ना स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि डायपोल की कौन सी पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली है, कौन सी पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली है। आज कैमरास खराब है क्या सबके? हाँ बच्चों बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? एट थीटा इक्वल टू 0 और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एट थीटा इक्वल टू 5। करेक्ट? ओके। तो ये सबको क्लियर आ गया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या 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 प्रॉपर्टीज है एक डायपोल की? ओके बच्चों, अगर मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, फिर हम क्या कह सकते हैं फोर्स के बारे में, टॉर्क के बारे में? क्या नॉन यूनिफॉर्म में भी फोर्स 0 होगी? तो आप सोच सकते हो कि वहां कुछ भी हो सकता है ना? जब नॉन यूनिफॉर्म में हमें कुछ पता ही नहीं तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर, राइट? तो वो तो डिपेंड करेगा कि फील्ड किस तरीके की है।
क्लियर बच्चों, इसमें कोई भी डाउट? ओके, तो दिस कंप्लीट्स द पोर्शन ऑफ डायपोल। ठीक है, फटाफट इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये बच्चों एक्सरसाइज 0 में ट्राई क्वेश्चन नंबर्स 1, 4 एंड 6।
हो गया बच्चों? हाँ बच्चों बताओ, कोई डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है? बस क्यू क्यू को अलग अलग कर दोगे, है ना? टू क्यू को क्यू क्यू में डिवाइड करके इसलिए दो वेक्टर्स बन गए 60 डिग्री के एंगल पे, राइट? उसके बाद कौन सा बोला था? फोर्थ। फोर्थ में क्या करना है? एक बार एंगल 135 बनेगा और एक बार एंगल 45 बनेगा, उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे हम, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या होगा? चार्ज इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल, राइट? क्लियर बच्चों? फिर कौन सा कहा था? सिक्स्थ। ठीक है, सिक्स में क्या करना है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? माइनस पी डॉट ई वाला, है ना? तो क्लियरली पहले एंगल 0 है, बाद में भी 0 है, तो वर्क डन 0 हो गया, करेक्ट? फोर्थ में क्या कह रहे हो? क्या डाउट है? फोर्थ में हम पोटेंशियल्स लिखेंगे कि डायपोल के कारण ए और बी पे क्या पोटेंशियल्स है ना, उनका डिफरेंस ले लेंगे। नहीं, डायपोल तो नीचे है, पी वेक्टर, और चार्ज क्यू एक्सटर्नल चार्ज है जिसको आप मूव कर रहे हो इस डायपोल के इन्फ्लुएंस में। वो नीचे दिख रहा है जहाँ हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन बनी हुई है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गए ये क्वेश्चंस? अच्छा, सेवेंथ भी करो।
बच्चों ध्यान से पढ़ के बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में कोई गलती है क्या? बताओ बच्चों, ध्यान से सोचो। देखो, आप में से कुछ लोगों ने लिखा है कि नॉन यूनिफॉर्म पे एंगल नहीं दिया होना चाहिए था। वो तो दिया हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये कह दिया कि नॉन यूनिफॉर्म है ना। अब नॉन यूनिफॉर्म तो बहुत तरीके से हो सकती है। मैग्नीट्यूड वाइज भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, डायरेक्शन वाइज भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। तो हमें कुछ पता ही नहीं कि वो किस तरह से। इनफैक्ट आप ऐसे सोचो, अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन बनाऊं, जस्ट इमेजिन कि ये डायपोल ऐसे पड़ा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पे 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। जहां पॉजिटिव चार्ज पहुंचा वहां फिर 5 हो गई। अब ये फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म ही है, लेकिन स्टिल फोर्स 0 आ सकती है ना। तो आइडियली तो सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म कह के आप कुछ बता ही नहीं सकते। कुछ भी पॉसिबल है ना। जैसे मैंने फोर्स 0 की, ऐसे ही मैं ये भी कर सकता था कि मैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर को है, यहाँ पे इधर को है, तो टॉर्क 0 हो गई। तो अगेन हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, है ना। हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो मतलब हमें एक बस जनरल केस मान के चलना पड़ेगा कि भाई ये तो स्पेशल केसेस हो गए, जनरल केस में तो कुछ भी पॉसिबल है। तो इसलिए हम आंसर सी बोल देते हैं, आउट ऑफ दीज ऑप्शंस वो बेस्ट बनता है। बट अदरवाइज आप ये समझ रहे हो कि मैं नॉन यूनिफॉर्म में भी कुछ भी केस बना सकता हूँ। सिर्फ फोर्स वाला भी बना सकता हूँ, सिर्फ टॉर्क वाला भी बना सकता हूँ, 0 भी कर सकता हूँ, है ना। क्लियर ऑल? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विच इज कॉल्ड कंडक्टर। तो बच्चों क्या है, वैसे तो हम थ्रू आउट बहुत बार कंडक्टर की बात कर चुके हैं, है ना। हम बहुत बार क्वेश्चंस में कंडक्टर यूज करते ही आए हैं। हमने बार बार कंडक्टर की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं कि हमने कहा कि उसके अंदर फील्ड नहीं हो सकती, फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर होंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो बट हम बस फिर भी एक बार दोबारा सारी प्रॉपर्टीज का रिकैप ले लेंगे। बेसिकली क्या होगा कि जो हमने शुरू से पढ़ा है उस सारे का एक रिकैप। ठीक है। तो हम बच्चों कंडक्टर को किस सिचुएशन में पढ़ रहे हैं, अगेन लेट्स रिकॉल।
हम ये कह रहे हैं कि भाई कंडक्टर के पास वैसे तो फ्री चार्जेस हैं, लेकिन हम कंडक्टर को के बारे में जब पढ़ेंगे वो हम ऐसे सिचुएशन में पढ़ेंगे, ऐसे इंस्टेंट पे पढ़ेंगे जब वो सारे चार्जेस रुके हुए हैं, है ना। तो लेट्स रिमेम्बर कि हम जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में पढ़े। मतलब जब चार्जेस रेस्ट पे आ चुके हैं। करेक्ट बच्चों। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कि अगर हम कोई भी कंडक्टर ले लें, ठीक है, मैं जान के आर्बिट्ररी सा केस ले रहा हूँ कि जैसे मान लो ये कंडक्टर है और अंदर से हॉलो है, ठीक है, इसके अंदर एक होल है बीच में। तो बच्चों हम प्रॉपर्टी ये कहने लगे हैं, ध्यान से सुनना, कि जहां जहां पर भी कंडक्टर का मटेरियल है, ठीक है, मतलब जिसको मैंने इस फिगर में शेडेड से शो किया हुआ है, वहां वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। क्यों? यस, सो दैट चार्जेस डू नॉट मूव, राइट। अगर उसके पास फ्री चार्जेस हैं और वो चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, तो वो तभी पॉसिबल है कि अगर वहां पे नेट फील्ड 0 हो। तो बच्चों मैं ना मतलब इनसाइड वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा। इनसाइड से ऐसा लगता है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। आप इसको ऐसे सोचना है हमें कि जहां पर भी कंडक्टर का मटेरियल है ना, जहां जहां पर भी वो मेटल है, वहां वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। समझ गए बच्चों? ठीक है बच्चों, समझ गए? तो बच्चों अगर इसका मैं आपको मतलब अगर इसके एक एग्जांपल लूं या एक सिचुएशन बताऊं, जैसे, और मतलब मैंने क्यों, देखो बच्चों, ये नेट वर्ड को अंडरलाइन किया है। जैसे मान लो बच्चों मैंने एक स्फीयर लिया, ठीक है, न्यूट्रल स्फीयर, और उसको ऐसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो मैंने फील्ड लाइन सही बनाई है बच्चों? अंदर तो जा नहीं सकती, है ना।
हाँ, उसके बिल्कुल पास ये साइडली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो मैंने दिखाया ही नहीं अभी। तो बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो ये एक्सटर्नल ई है, ठीक है। हमें पता है कि बच्चों कंडक्टर के ऊपर चार्जेस कैसे इंड्यूस होंगे अगर ये फील्ड है, मुझे बताओ। जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फील्ड की डायरेक्शन पे फोर्स लगेगी उनमें, है ना। तो वो पॉजिटिव चार्जेस कुछ ऐसे राइट की तरफ जाएंगे, है ना। जो नेगेटिव चार्जेस हैं उन पे फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। करेक्ट। ठीक है, अभी मैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई पॉजिटिव चार्जेस राइट की तरफ आएंगे और नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट की तरफ आएंगे, ये तो पक्का कह सकते हैं ना। और ये बच्चों किस टाइप के चार्जेस हैं, दीज आर इंड्यूस्ड चार्जेस। कौन सा कोई खुद से पहले से कोई चार्ज था कंडक्टर के पास, और अपने आप नेट चार्ज जीरो भी होगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कंडक्टर को हमने कोई चार्ज तो दिया नहीं है, तो नेट चार्ज तो जीरो ही होना है। तो बच्चों अगर मैं इस कंडक्टर के ऊपर कोई पॉइंट लेता हूँ पी, इसके अंदर मतलब इसके मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कैसे लिखी जाएगी बच्चों। पी इज एनी रैंडम पॉइंट, तो बाय सुपरपोजिशन हम ये कह सकते हैं कि जो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तो जो भी एक्सटर्नल फील्ड है उसके कारण होगी, और एक यहां पर जो इंड्यूस चार्जेस हैं ये ब्लू वाले, उनके कारण भी होगी। जो कि बच्चों अगर हम देखें, जो एक्सटर्नल फील्ड है वो किधर को है, राइट को। जो इंड्यूस चार्जेस हैं बच्चों, उनके कारण फील्ड किधर को बनेगी, लेफ्ट को, है ना। तो बच्चों इस ऊपर वाली प्रॉपर्टी के कारण हमें पता है, और ये होनी कितनी चाहिए, जीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, कि जो कंडक्टर के ऊपर चार्जेस हैं वो अपने आप से अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे सो दैट कि कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो हो जाए। समझ रहे हो बात। तो मतलब वो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा चार्जेस का, हम वो निकाल भी नहीं सकते, बट हाँ हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अपने आप से चार्जेस इस तरीके से अरेंज होंगे कि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे फील्ड जीरो हो जाए। क्या ये बात समझ आती है बच्चों। देखो ध्यान से, प्लीज आस्क इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस। मतलब पी कोई बच्चों मैंने सेंटर नहीं लिया, पी कोई भी पॉइंट हो सकता है, प्लीज रिमेंबर। ये बात क्लियर हो गई बच्चों। ओके। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अगर कंडक्टर का जो मटेरियल है वो इक्वी पोटेंशियल है, सॉरी वहां पे फील्ड जीरो है, तो मतलब पोटेंशियल के वाइज क्या कह सकते हैं कि वो इक्वी पोटेंशियल होगा।
तो since E is equal to 0, the conductor is equally potential. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पहले पढ़ी थी, कंडक्टर के जस्ट बाहर फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? So the electric field lines are perpendicular to surface of conductor. आगे समझ? फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों समझो ध्यान से। बच्चों जैसे मान लो ये कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। मान लो हमने इसको कोई भी चार्ज क्यू दे दिया बाय एनी मैकेनिज्म, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये है कि इस कंडक्टर को जो भी चार्ज क्यू हमने दिया, ये चार्ज क्यू हमेशा, चाहे ये पूरे का पूरा सॉलिड है, ठीक है, तो भी ये सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस के ऊपर ही रिजाइड करेगा, मतलब इसके अंदर नहीं रहेगा, इसके बाहर ही रहेगा। इसका कोई लॉजिक सोच सकते हो बच्चों? कोई लॉजिक सोचो। हाँ, नहीं, मेरे पास एक आंसर आया कि अगर अंदर हुआ तो अंदर फील्ड बन सकती है। नहीं, वो तो अंदर होके भी प्रोबेबली ऐसा हो सकता है ना कि अरेंज इस तरीके से हो जाए कि फील्ड 0 हो जाए। तो मतलब हम उससे पक्का तो नहीं कह सकते। तो बच्चों इसको हम दो लॉजिक से समझ सकते हैं। एक लॉजिक तो है बिल्कुल सिंपल लेमैन लॉजिक, कि हम कहें कि भाई जो चार्ज है वो रिपेल करना चाहता है, चार्ज आपस में रिपेल करेगा जितना भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर वो रिपेल करेगा तो वो मैक्सिमम पॉसिबल दूर जाना चाहेगा। अब मैक्सिमम पॉसिबल दूर कितना जा सकता है? सरफेस पे ही जा सकता है, और दूर तो जा नहीं सकता, राइट। एक तो लॉजिक ये हुआ, अभी लिख लेंगे हम, पहले समझ लो। राइट, ये समझ आ गया सबको? दूसरा बच्चों लॉजिक जो कि थोड़ा मैथमेटिकल है। देखो बच्चों, अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ले लूं जो कि, मतलब आप ये मान लो कि जस्ट कंडक्टर को ओवरलैप कर रही है, ठीक है, मतलब इसके जस्ट जरा सा अंदर है,
मतलब इसके सरफेस के अंदर ही है, मटेरियल के अंदर से ही पास कर रही है गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर गॉस लॉ लगाऊं बच्चों, तो इंटीग्रल ई डॉट ds की वैल्यू क्या होगी? इस सारी सरफेस के लिए बच्चों ई क्या होगा? यहां पर भी बच्चों, जस्ट सो दैट हमारे लिए हर केस क्लियर है, हम ऐसे कैविटी भी दिखा देते हैं। बताओ बच्चों, ये जो रेड सरफेस है, इस पे हर जगह पर फील्ड कितनी है? ये रेड सरफेस तो सारी कंडक्टर के मटेरियल से पास कर रही है ना, और कंडक्टर के मटेरियल में फील्ड कितनी है? 0, वो हम ऊपर लिख ही चुके हैं। तो ये जो हमारा इंटीग्रल ई डॉट डी एस है, उसमें ई ही हर जगह 0 है, करेक्ट? तो अगर ई 0 है, तो उसको अगर मैं क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिख भी दूंगा, तो ऑब्वियसली क्यू इनक्लोज भी 0 ही होगा। तो मतलब ये जो रेड सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो सारा चार्ज बाहर ही होगा। ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि any charge given to conductor always resides on the outer surface of conductor. आ गया समझ बच्चों सबको? एक
हाँ बच्चों, ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों आती है कि ये तो ठीक है कि जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पे ही रहता है, तो अब बात आती है कि वो आउटर सरफेस पे भी किस तरह से हाँ जी, तो अब बात आती है कि वो आउटर सरफेस के ऊपर भी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो मतलब कि यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्या है, तो इस बात को बच्चों हम प्रूव नहीं कर सकते। प्रूफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स, नॉट एट आवर लेवल। तो आप बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर समझते हो टर्म? रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करता हूं, उसका मतलब है कि उस पॉइंट पे वो जो पार्ट है वो जिस स्फीयर का पार्ट बनेगा उसका रेडियस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ए पे बनाया तो इस तरह से बन जाएगा, अगर मैं बी पे बनाऊंगा तो ये ऐसा स्फीयर बन जाएगा, तो ये इसका रेडियस थोड़ा बड़ा हो गया। आई बात समझ बच्चों? ठीक है, ये क्लियर हो रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो आप ये समझ सकते हो कि मतलब जो जितना शार्प पॉइंट होगा वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, सॉरी छोटा होगा, है ना, और जितना ब्रॉड पॉइंट होगा वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा। तो हमें कभी ऐसे बना नहीं पड़ेगा रेडियस वगैरह, हमें तो बस यही समझना है कि अगर शार्प पॉइंट है तो वहां पे रेडियस कम है, ब्रॉड पॉइंट है तो वहां पे रेडियस ज्यादा है। तो तो जो जो प्रॉपर्टी हमें समझनी है वो ये है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है बच्चों, वो इस तरीके से होती है कि जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो पॉइंटेड एंड्स हैं वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जो ब्रॉड एंड्स हैं वहां पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। और ये कौन सी चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, जस्ट टू बी डबल श्योर? ये आउटर सरफेस। और बच्चों मतलब एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन है, ये तभी एप्लीकेबल है मतलब जब कोई एक्सटर्नल ई नहीं है। तो जैसे जब मैंने आपको जो एग्जांपल ऊपर दिया था, जब एक्सटर्नल ई है तब तो मैंने आपको ये कहा ना कि चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि फील्ड को जीरो करेगा। ठीक है, यहां पर अगर सिर्फ चार्ज दिया हुआ है और कुछ नहीं है तो चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है,
अगर साथ में फील्ड भी होती तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हम दो अलग अलग केसेस की बात ही कर रहे हैं। एक केस है कि जब सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड है, तो भी हमने कुछ बताया नहीं चार्ज डेंसिटी के बारे में, सिर्फ इतना बताया कि वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होएगी कि नेट फील्ड को जीरो कर देगी। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, सिर्फ चार्ज दिया हुआ है, तो वो चार्ज डेंसिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बात समझ आई बच्चों? यहां से बच्चों हमारे पास एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि अगर मैं मान लो एक ऐसे एक केस ले लूं, एक पूरा सॉलिड स्फीयर, एक केस ले लूं मतलब ये सॉलिड कंडक्टर है, ये हॉलो कंडक्टर है, और ये हॉलो इंसुलेटर है। विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमने किए। तो बच्चों क्या आप एक बात सोच सकते हो कि ये तीनों सेम है? चार्ज के हिसाब से, क्योंकि इस पे भी सारा चार्ज बाहर ही रहना है, एंड क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर भी सारा चार्ज बाहर ही रहना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और तीसरे में तो चलो हमने खुद से यूनिफॉर्म भी किया। आगे बच्चों बात समझ? नेक्स्ट केस बच्चों, मान लो एक कंडक्टर है, उसके अंदर कोई कैविटी है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि अगर हम ये मतलब बच्चों ऐसे ये सॉलिड है ना पार्ट, हमें ये तो समझ आ गया कि अगर हम कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो आउटर सरफेस पे ही जाएगा। लेकिन अगर मैं बच्चों यहां मतलब मैंने कंडक्टर के अंदर पहले से ही मतलब कैविटी में कोई चार्ज है, समझ लो, मतलब ये कंडक्टर के ऊपर नहीं है चार्ज, ये कैविटी के अंदर चार्ज है। तो इस केस में
जो कंडक्टर की इनर सरफेस है वहां पे चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से। मैंने इसी केस के लिए फर्स्ट केस में भी कैविटी बनाई थी, ऑल्दो वहां पे उसका कोई काम नहीं था। ठीक है, फर्स्ट में या फोर्थ में। तो बहुत ध्यान से समझो एक बात को कि वैसे तो कंडक्टर को जो भी चार्ज देते हैं वो उसकी आउटर सरफेस पे ही रहता है, लेकिन अगर कैविटी में अंदर पहले से ही चार्ज हो, ठीक है, तो कंडक्टर की इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर बच्चों ये मतलब कंडक्टर मान लो न्यूट्रल था, तो ये जो चार्ज इंड्यूस होगा ये टोटल वैल्यू इसकी माइनस क्यू ही होगी। ये कोई प्रूव कर सकता है कि ये टोटल वैल्यू माइनस क्यू ही क्यों होनी चाहिए? यस, देखो अगर मैं बच्चों ऐसी एक कोई भी गॉसियन सरफेस ले लूं, ये गॉसियन सरफेस तो सारी की सारी मटेरियल से पास कर रही है। इस गॉसियन सरफेस के लिए चार्जिंग क्लोज्ड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। वो तभी होगा कि अगर जो इंड्यूस चार्ज है वो भी माइनस क्यू ही होगा। ये बच्चों समझ आ गया सबको? तो if there is a charge inside cavity, then an equal and opposite charge is induced on the inner surface ठीक है। अब बात आती है कि ये जो इनर सरफेस है इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी? ठीक है, तो अब बच्चों यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिर अलग है। ठीक है, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्या लिखने वाला हूं मैं, द डेंसिटी ऑफ induced charge is inversely proportional to distance from charge। इसका क्या मतलब हुआ कि कंडक्टर का जो पॉइंट चार्ज के पास है
वहां पे बच्चों चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और जो पॉइंट चार्ज के दूर है, ठीक है, वहां पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो बच्चों ये ना मतलब सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है इन केस ऑफ कंडक्टर। प्लीज ये ध्यान रखना है कि वैसे तो कंडक्टर की इनर सरफेस पे चार्ज आता ही नहीं, ठीक है। कब आएगा? सिर्फ उस केस में आएगा जब कैविटी के अंदर पहले से ही चार्ज हो, ठीक है। तो इनर सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज से। और आउटर सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो दोनों सरफेसेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उनका बिहेवियर अलग है। क्या ये बात सबको समझ आती है बच्चों? इसका बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अगर बच्चों हम कोई भी दो कंडक्टर्स को आपस में टच कर दें या वायर से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो कब तक चार्ज फ्लो करेगा? नहीं मतलब ऐसे सोचो, किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करना चाहिए कि चार्ज फ्लो रुक जाए? कुछ सोचो 11th के कंसेप्ट्स। सोचो भाई, आसान है। चार्ज फ्लो किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करना चाहिए? यस वरुण, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम में हम कहते थे ना कि भाई हीट फ्लो करती है जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए, है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या कहना चाहिए कि जब तक क्या ना हो जाए? पोटेंशियल, ठीक है। चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट कि इस केस में हम पोटेंशियल निकालेंगे कैसे। ऑब्वियसली ऐसे केस में पोटेंशियल निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इरेगुलरली शेप्ड बॉडी है। बट हाँ, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ कैसे हम निकाल सकते हैं कि कब तक चार्ज फ्लो करेगा। समझ आ गया सबको?
चलो एक एग्जांपल करते हैं बच्चों, कैसे हम मतलब ये जो प्रॉपर्टीज हैं ऊपर जो हमने लिखी हैं उनको कैसे हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। देखो सो दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर, इसका रेडियस r है, इसके सेंटर से d डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है जहां पे हमने एक चार्ज q रख दिया, पॉजिटिव चार्ज q। तो बच्चों ऊपर हमने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये समझ आता है बच्चों कि ये चार्ज क्यू रखने से जो हमारा कंडक्टर है उसके ऊपर कुछ चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे अजीब से। किस तरीके से इंड्यूस होंगे? कुछ ऐसा शायद है ना कि इस तरफ को नेगेटिव, इस तरफ को पॉजिटिव, है ना? ये समझ आता है बच्चों? तो फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये सॉलिड स्फीयर है बच्चों। अगर आपको लगता है कि बाई चांस कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप मेरे से पूछ सकते हो चैट में। चार्ज इंड्यूस्ड हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मतलब कि इनिशियली न्यूट्रल था तो टोटल चार्ज इंड्यूस्ड भी जीरो होगा ऑब्वियसली, है ना?
बताऊं बच्चों? चलो बता देता हूं मैं ये वाला। सी, देखो जब अप्रोच देखो भाई, ये समझ आ रहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। क्या हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का कोई तरीका आता है? नहीं, तो है ना, वो तो उसमें तो पढ़ ही नहीं सकते हम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, बट स्टिल हमें ये पता है कि नेट चार्ज तो जीरो है ना। तो इस बात को माइंड में रखते हुए क्यों ना हम पॉइंट सी का पोटेंशियल निकालें सबसे पहले। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी क्या होगा? एक तो होगा ड्यू टू क्यू, और एक होगा ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, है ना। क्यू के कारण क्या हो गया? के क्यू बाई डी। व्हाट अबाउट इंड्यूस चार्जेस? जो इंड्यूस चार्जेस हैं उन सबका पॉइंट सी से डिस्टेंस तो क्यू ही है। ऐसे निकालोगे ना उन सारे चार्जेस का, के क्यू वन बाय आर, के क्यू टू बाय आर, प्लस करते करते नीचे तो आ ही जाएगा, इसमें कोई डाउट? और ये समेशन है क्या? ये टर्म तो जीरो ही है, तो ये तो के क्यू बाई डी आ गया, करेक्ट। अब इजंट वीसी इक्वल टू वी है? कंडक्टर है, इक्विपोटेंशियल। राइट। तो ऐसे हम इनडायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो इनफैक्ट आप ये सोचो कि पॉइंट ए की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, है ना। कंडक्टर के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले लेते, उसका आंसर यही आना, है ना। ए तो मैंने जान के लिया था ताकि आप किसी ना किसी तरह वो आर माइनस, वो मतलब डी माइनस आर डिस्टेंस में उलझो, कि उसके बारे में कुछ सोचो, ठीक है। बट आप ये समझ सकते हो कि उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ आ गया? ओके, तो बच्चों ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मतलब अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा अभी अपना पार्ट बचा हुआ है इसमें। बट आप ये दो क्वेश्चंस को छोड़ के बच्चों बाकी एक्सरसाइज 01 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, समझ आ गए? होमवर्क समझ आ गया? ठीक है, बस ये अब 3 क्वेश्चन नहीं करने बेसिकली आपने, उसके अलावा आपने एक्सरसाइज 01 पूरी करनी। चलो ठीक है बच्चों, ओके, बाय।